तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और फिलहाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। पहले हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे करना क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड इन द मैस। हॉस्टल चार्ज की बात यहाँ पे चल रही है, मंथली हॉस्टल चार्ज, उसका एक हिस्सा तो फिक्स है, मतलब वो तो सबको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड फ्रॉम द मैस। दूसरा हिस्सा जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई कितने दिन तक मैस से फूड ले रहा है, ठीक है। तो हॉस्टल चार्ज के दो हिस्से हैं, एक फिक्स है और एक डिपेंड करेगा किस पर, कि कोई कितने दिन तक मैस से खाना ले रहा है, ठीक है। When a student A takes food for 20 days, एक स्टूडेंट 20 दिन तक खाना लेता है तो वो 1000 रुपये पे करता है। दूसरा स्टूडेंट 26 डेज तक खाना लेता है तो वो 1080 रुपये पे करता है, ठीक है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, बताओ फिक्स चार्ज कितना है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फूड की कॉस्ट पर डे कितनी है। तो हम पिछली बार की तरह से जैसा हमने एक्सरसाइज 3.3 में और 3.4 के सवालों में किया था, वहाँ भी ऐसे ही सवाल थे। एक टैक्सी चार्ज वाला था और एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला था, ये भी उनके जैसा ही है। तो हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। जो फिक्स चार्ज है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और पर डे की जो फूड की कॉस्ट है उसको वाई मान लिया, ठीक है। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट ए के लिए, फॉर स्टूडेंट ए, ठीक है। स्टूडेंट ए ने कितना चार्ज पे किया, चार्ज पेड। स्टूडेंट ए ने चार्ज जो पे किया है वो 20 दिन के लिए 1000 रुपये पे किए, ठीक है। अब ये उसका चार्ज बना कैसे होगा जरा उसको समझ लीजिए। एक तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा और दूसरा उसने जो खाना लिया है मैस से वो 20 डेज के लिए लिया है, ठीक है। तो एक दिन अगर खाना लेता है तो उसका चार्ज वाई रुपीज़ होता है, 20 दिन तक खाना लेगा तो उसका चार्ज होगा 20 वाई। तो इस तरह से उसका पूरा चार्ज बनेगा जो कि 1000 रुपीज़ के इक्वल है। और इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 तैयार हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, हॉस्टल का जो चार्ज है वो उसके दो हिस्से हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा डिपेंड करता है कितने दिन तक आप मैस से खाना लेंगे। अगर आप 10 दिन तक मैस से खाना लेते तो यहाँ पे 10 वाई लिखते हैं, क्योंकि एक दिन के खाने का चार्ज है वाई रुपीज़। लेकिन फ़िलहाल हमने 20 दिन तक खाना लिया है मैस से तो उसका चार्ज हो गया 20 वाई। तो फिक्स चार्ज प्लस 20 दिन तक खाना लेने का चार्ज, ये पूरा जो मिलाकर है वो 1000 रुपये है पहले स्टूडेंट का। दूसरे स्टूडेंट ने 26 दिन तक खाना लिया है तो वो कितना पे करेगा देख लीजिए। केस सेकंड फॉर स्टूडेंट बी, दूसरे स्टूडेंट ने 26 डेज तक खाना लिया है तो वो कितना चार्ज पे करेगा। फिक्स चार्ज तो उसे भी देना ही पड़ेगा और 26 दिन के खाने का चार्ज होगा 26 वाई, और कुल उसने जो पे किया है वो कितना है 1180, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन सही। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई तो करा नहीं कि किस मेथड से सॉल्व करो, तो आपकी मर्जी। आपने जो चारों मेथड सीख रखे हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चारों में से कोई सा भी लगा के आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगले पेज पर ये इक्वेशन भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं या फिर फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हैं। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन है x + 26y = 1180 और फर्स्ट इक्वेशन है x + 20y = 1000, ठीक है। उसके बाद x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है,
इसके अलावा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमें इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इनके साइन सेम है, जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, अगर उनके साइन भी सेम है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 26 में से 20 गया तो कितना बचा, 6y। इधर ये गया तो 180 बचा। उसके बाद 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब ये जो y की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 20 और ये जो y दिखाई दे रहा है, y की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे कितनी, 30 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, उसके बाद x 2 3 जा 600 इज इक्वल टू 1000। 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400। तो अब हमें दोनों चीज़ों का पता चल गया। फिक्स चार्ज जो है वो 400 रुपये है, और हर दिन खाना लेने का जो चार्ज है वो सिर्फ 30 रुपये है। तो एंड में लिख देना कि देयरफॉर फिक्स चार्ज भी दिस एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे भी दिस। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और क्योंकि इस तरह के सवाल हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, इसलिए आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो सवाल था ये हॉस्टल चार्ज के बारे में था, जिसमें दो तरह के चार्ज थे, एक फिक्स चार्ज था और एक डिपेंड करता है कि कितने दिन तक हम मैस से फूड लेते हैं। तो हमने मान लिया था कि फिक्स चार्ज जो है वो x है, और जितने दिन तक पर डे फूड का जो चार्ज है वो कितना है, y है। तो अब कोई भी स्टूडेंट अगर मान लो 20 दिन तक खाना लेता है हॉस्टल से, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। एक तो वो फिक्स चार्ज देगा, वो तो सबको ही देना है, चाहे कोई 2 दिन रहे चाहे कोई 10 दिन रहे। और बाकी उस क्योंकि वो 20 दिन रहा है तो 20 दिन तक मैस से खाना लेगा, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। इस तरह से पूरा चार्ज जो है वो उसका 1000 रुपये था। ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट का दिया हुआ था। दो इक्वेशन बन गई, अब इनको किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिक्स चार्ज का पता चल जाएगा, और फूड लेने का जो चार्ज है पर डे उसका भी पता लग जाएगा। उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इस तरह के सवाल भी पिछली एक्सरसाइजों में कर चुके हैं। मेरी सलाह तो आपको यह है कि पहले आप खुद करके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले सवाल खुद कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से चेक करिएगा। तो सवाल में ये लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। कोई भी एल्जेब्रिक मेथड लगा के आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम से जो इक्वेशन बनेंगी उसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने टोटल 4 मेथड सीखे हुए हैं। ठीक है, तो इस बार मैं खाली इक्वेशन बना के दूंगा, सवाल अपने आप कर लेना। पढ़ लेते हैं जरा क्या है। तो ये सवाल किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, और उससे हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कि लेट द, ये मैंने लिख दिया है कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। उसके बाद द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कैसे बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा वैसा वैसा हम करते चले जाएंगे। केस फर्स्ट, सबसे पहले क्या कहा गया है, कहा गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से जब 1 माइनस किया जाएगा, एंड इट बिकम 1/4, और ये 1/4 बन जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो ये 2 केस हैं। तो अभी हम पहले वाला ले रहे हैं, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में से 1 माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन वाई। न्यूमरेटर में से अगर 1 माइनस कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की इधर हो जाएगी 3x माइनस 3, और y की वहाँ पर हो जाएगी। फिर y को इधर ले आएंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है,
इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो है वो दूसरी कंडीशन से बन जाएगी। थोड़ा ऊपर करते हैं इसमें। केस सेकंड में हमें क्या करना है, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रैक्शन ये था, ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला, जब इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन बनाना, और जब दूसरी इक्वेशन बन जाएगी तो दोनों को कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड लगा के सॉल्व कर लेना। एक्स वाई की वैल्यू आते ही यहाँ पे रख देना और तुम्हें अपने फ्रैक्शन का पता चल जाएगा कि तुम्हारा फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इस तरह के जो फ्रैक्शन वाले सवाल हैं हमें तीनों एक्सरसाइज में मिले हैं, 3.2 में भी मिले, 3 में भी मिले। ठीक है, और अब फिर से मिल गया है। तो इस तरह के सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है वो उनको ज़रूर देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खैर अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। हर एक सवाल को बड़े ध्यान से समझना जरूरी होता है, पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी जरूरी होती है अच्छी तरह से। पता नहीं कब मैं कौन सी बात ऐसी बता दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो आगे जाकर, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से आप देखा करें। तो देखिए क्या सवाल है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यस के 40 नंबर आते हैं एक टेस्ट में, अगर उसको 3 नंबर दिए जाते हैं सही आंसर देने के और 1 नंबर उसका काट लिया जाता है गलत आंसर देने का। ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं कि अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और सही आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एक केस तो ये है। दूसरा केस क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब अगर 4 नंबर दिए जाएं करेक्ट आंसर के और 2 नंबर काट लिए जाएं गलत आंसर के, तब उसका स्कोर कितना होगा, 50। पिछले वाले केस में उसका स्कोर कितना बना था, 40। तो दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। 3 नंबर सही के दिए जाएंगे, 1 नंबर गलत का काट लिया जाएगा तो स्कोर बनेगा 40। लेकिन अगर सही सवाल के 4 नंबर दिए जाएं और गलत सवाल के 2 नंबर काट लिए जाएं तब स्कोर बनेगा 50। तो ये 2 केस हैं। ठीक है, और हमें क्या पता लगाना है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। बताओ कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो इसके लिए ना हमें ये मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि जो सही आंसर दिए थे यस ने वो एक्स थे और जो गलत आंसर दिए थे वो कितने थे, वाई। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड, तो मान लिया कि करेक्ट आंसर एक्स थे और इनकरेक्ट आंसर कितने थे, वाई। तो अगर करेक्ट और इनकरेक्ट वालों को प्लस कर देंगे तो टोटल जो कितने क्वेश्चन थे ना एग्ज़ाम में उनका पता लग जाएगा। ठीक है, अब पहला केस ले लेते हैं। पहले केस के हिसाब से 3 नंबर मिलेंगे सही जवाब देने के, तो एक्स करेक्ट थे तो उसके हो गए 3x मार्क्स। भाई एक सही जवाब देने के 3 नंबर मिलेंगे तो एक्स सही जवाब देने के कितने मिलेंगे, 3x। और गलत जवाब देने का 1 नंबर कट रहा है तो y गलत जवाब अगर दिए हैं तो उनके कितने नंबर कटेंगे, -1 इंटू वाई। देखो नंबर कटेगा ना तो वो माइनस होगा, इसीलिए इसके आगे माइनस लगा है, समझ रहे हैं। और टोटल स्कोर हुआ है कितना, 40। इस इक्वेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सही जवाब के 3 नंबर मिल रहे थे तो x सही जवाब देने के कितने नंबर मिलेंगे, 3x। गलत जवाब का 1 नंबर कट रहा था तो y जो गलत जवाब उसने दिए हैं, y जो रॉन्ग आंसर दिए हैं उनके कितने मार्क्स कटेंगे उसके, -1 इंटू वाई। क्योंकि 1 का -1 कटेगा तो y के कितने कटेंगे, -1 इंटू वाई। फिर जो टोटल स्कोर बनेगा वो कितना होगा, 40 होगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं, +-1 की वाई में करेंगे तो वाई इक्वेशन फर्स्ट इस तरह से हमारी तैयार होगी। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसी तरह से सेकंड केस में करेक्ट आंसर कितने दिए गए हैं, सॉरी करेक्ट आंसर के कितने मिलेंगे, 4 और इनकरेक्ट के कितने कटेंगे, 2। तो इस बार बनेगा 4x - 2y
इज इक्वल टू, इस बार टोटल स्कोर कितना हुआ है 50। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको आसान बना सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर रह जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, क्योंकि उसकी तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस करवानी जरूरी है। लेकिन उससे पहले फिर से देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बनी कैसे है। तो ये जो सवाल था ना यस के एग्ज़ाम के बारे में था, यस को 40 नंबर मिलेंगे अगर सही जवाब के 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर का 1 नंबर कट जाता है। लेकिन अगर करेक्ट के 4 मिलेंगे और इनकरेक्ट के 2 कट जाएंगे तो उसका स्कोर होगा 50। तो बताओ टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो टोटल क्वेश्चन का तभी पता चलेगा जब हमें उसके करेक्ट आंसर पता हो और इनकरेक्ट आंसर पता हो। बाद में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल जो आंसर थे या क्वेश्चन थे उनका पता लग जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट वाले x हो गए और इनकरेक्ट वाले y हो गए। अगर हम पहले केस के हिसाब से चलें तो करेक्ट आंसर के 3 मिल रहे हैं, तो x जो करेक्ट आंसर है उनके मिलेंगे 3x। इनकरेक्ट का 1 नंबर कट हो रहा है, तो y के कितने कट होंगे? -1 इंटू वाई। ठीक है, और टोटल स्कोर फर्स्ट केस में बना 40। इस तरह से पहली इक्वेशन तैयार हुई। बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरी इक्वेशन भी तैयार कर दी है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगले पेज पर लिख रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। तो इस तरह से मैंने उन इक्वेशंस को अगले पेज पर लिख दिया है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इनको सॉल्व करना है, वैसे तो ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएंगी। आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिएगा, y से y कट जाएगा और आपका निकल जाएगा सवाल आसानी से। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 40 उधर जाके हो जाएगा -3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 25 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई और 25 उधर जाके माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट हो गई और ये हो गई सेकेंड। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से तो इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, अब x के नीचे क्या आएगा देखो ध्यान से, इसका कोफिशिएंट -1 और ये है माइनस का 25, तो -1 इंटू माइनस का 25, ध्यान से देखते रहना। तो अभी हम ऐसे आए थे, अब हम ऐसे जाएंगे, -1 इंटू 40, y के साथ क्या है -1 इंटू -40। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब y के नीचे क्या आएगा, 40 पे एंड किया था ना, -40 इंटू 2 और -25 इंटू 3, -40 इंटू 2 माइनस का 25 इंटू 3। ये जो साइन वगैरह होते हैं इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ बीच में तो हमेशा माइनस ही लगेगा, लेकिन बाकियों के साइन भी ध्यान रखा करें। अब आखिरी वाले में 3 इंटू -1, पिछली बार हमने ऐसे एंड किया था ना, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू -1 और 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। ये सारा लिखने के बाद आगे x अपॉन 25 बन जाए 25, 40 बन जाए 40, बीच में माइनस है और इन दोनों का माइनस बन जाएगा प्लस, y अपॉन 42 जा 80 माइनस का, प्लस 25 3 जा 75, 1 अपॉन 3 बन जा 3 माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब x अपॉन 40 में से 25 गया तो क्या बचा, माइनस का 15, y अपॉन माइनस का 5 और 1 अपॉन माइनस का 1। अब एक बार इसको उसके इक्वल रखेंगे और एक बार इसको उसके इक्वल रखेंगे। ध्यान से देखते रहिए, इसी तरह से बने रहिए, फुल कंसंट्रेशन से आप देखा करें, सब चीज़ें बड़े अच्छे से सीख जाओगे। तो x अपॉन -15 इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे -1 लिख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू -1 ही तो है। 15 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको उसके इक्वल रखो, तो y अपॉन -5 माइनस का 1, ये भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 5 बन गया।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी सवाल उतना ही आसान होता चला जाएगा। कोई भी मेथड कितना भी मुश्किल हो, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेथड भी ईजी हो जाता है। तो वैसे तो हम इन इक्वेशन को आसानी से एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, लेकिन हमने चुना कठिन वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि हमारा वो मेथड भी आसान हो सके। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सवाल आपके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सही जो जवाब थे वो x थे, और गलत जवाब उसने कितने दिए थे, 5 दिए थे। तो टोटल जो क्वेश्चंस हो गए, टोटल क्वेश्चंस जो हो गए वो हो गए x + y, 15 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। तो टोटल क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन पेपर में कितने थे, 20 थे। तो इस तरीके से हमारा ये जो सवाल है ये पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ये जो सवाल है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए पूरे फोकस के साथ आपको देखना होगा। तो समझना शुरू करते हैं। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जिसके ऊपर दो प्लेसेस हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दो ढाबे हो सकते हैं, दो शहर हो सकते हैं, दो गांव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो इसकी हमें फिगर बना के अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये जो मैंने बनाया है ना ये हाईवे है, ठीक है। इस हाईवे के ऊपर वो दो प्लेस बना देता हूँ। एक हो गया प्लेस A और दूसरा हो गया प्लेस B, ठीक है। और इन दोनों प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। अभी तक हमने सिर्फ पहली लाइन को पढ़ा है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, अनदर स्टार्ट फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार A से स्टार्ट हो रही है और एक B से स्टार्ट हो रही है एक ही टाइम पर। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। दोनों कारें अगर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं लेकिन डिफरेंट स्पीड से, तो दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे में जाके एक दूसरे से मिल जाएंगी। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वाली कार जो है वो स्लो रन करे और ये फास्ट रन करे। ये धीरे धीरे चलेगी, ये फास्ट चलेगी, और यहाँ पे जाके दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। मान लेते हैं दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे को जाके पॉइंट P पर, ठीक है। यहाँ पे मान लो दोनों कारें मिलेंगी कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। 5 घंटे तक ये भी चलती रही और 5 घंटे तक वो भी चलती रही। ये धीरे धीरे चलती रही, ये फास्ट चलती रही, तो दोनों यहाँ पे आके मिल गई। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड अलग अलग होगी तभी मिलेंगी जाके एक दूसरे से। इसको स्लो चलना पड़ेगा, इसको फास्ट चलना पड़ेगा। मान लो दोनों एक ही स्पीड से चलें तो कभी नहीं मिल पाएंगी, ये हमेशा आगे रहेगी, हमेशा पीछे रहेगी। तो समझ गए होंगे। एक और केस है, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलें, जैसे ये इधर को चले और ये इधर को चले, दे मीट इन 1 आवर, तो फिर वो जल्दी मिल जाएंगे, 1 घंटे में जाके मिल जाएंगे एक दूसरे से। मान लेते हैं कहाँ पे मिलेंगी, पॉइंट Q पर। आप एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट Q मैंने इस वाले के पास बनाया, उस वाले के दूर बनाया, क्योंकि ये वाली जो कार है ना ये स्लो चल रही है, तो ये थोड़ी कम दूरी तय करेगी 1 घंटे में, और वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। ये लिखा है ना 1 घंटा। तो अब फिर से समझते हैं चीज़ों को। एक हाईवे के ऊपर दो प्लेस हैं A और B। एक कार A से स्टार्ट होती है, दूसरी B से स्टार्ट होती है। अगर दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। ऐसा तभी होगा जब ये स्लो चलेगी और ये फास्ट चलेगी, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। एक और केस है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तब वो एक ही घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो मान लेते हैं इस बार कहाँ पे मिलेंगी, पॉइंट Q पर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार। बताओ दोनों कारों की स्पीड क्या है। तो ये जो सवाल है ना, इसमें दोनों कारों की स्पीड पता लगानी है, तो एक कार की स्पीड को x मान लेंगे और दूसरी कार की स्पीड को y मान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है कि लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम A। जो A से स्टार्ट होगी उसकी स्पीड है x, और जो B से स्टार्ट होगी उसकी स्पीड कितनी है y, ठीक है। और अब ले लेते हैं पहला केस। पहला केस, जब वो दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर को ही जा रही है और ये वाली भी उधर को ही जा रही है। तो मैं लिख देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। ठीक है, एक और चीज़ है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो कार चल रही है ना उसका नाम है कार फर्स्ट, और जो यहाँ से कार चल रही है उसका नाम है कार सेकेंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट। कार फर्स्ट ने कितनी दूरी चली होगी, इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला लगाया जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार फर्स्ट की स्पीड कितनी है, x, और इस कार ने टाइम कितना लिया है। तो जब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चल रही थी ना, तो दोनों 5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं यहाँ पर आके, तो टाइम कितना हो गया 5, तो डिस्टेंस हो गई 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। अब आती है दूसरी कार की बारी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सेकेंड। कार सेकेंड जो यहाँ से चली थी, ठीक है, उसने ये वाली डिस्टेंस कवर की है, इसको हम निकालने जा रहे हैं। तो कार की स्पीड है y और ये भी 5 घंटे ही चली है, तो इसने डिस्टेंस जो कवर की है वो 5y हो गई। एक और बात है, कार फर्स्ट ने जो डिस्टेंस कवर की है वो AP मानी जाएगी, तो इसे इक्वल टू AP लिख देंगे, और कार सेकंड ने जो डिस्टेंस कवर की है उसे क्या लिख देंगे हम, BP। तो ये केस फर्स्ट था, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। हमने सबसे पहले पता लगाया कि जब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो कितनी कितनी डिस्टेंस वो 5 घंटे में कवर करेंगी। तो ये जो फर्स्ट कार है ना, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी AP, और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसकी स्पीड है x और टाइम लग रहा है 5 घंटे फर्स्ट केस में, ये लिखा हुआ है देख लो, फर्स्ट केस में 5 घंटे लग रहे हैं। तो कार फर्स्ट ने कितनी दूरी तय की है 5x, और कार सेकंड ने कितनी दूरी तय की है 5y। ठीक है, अब हमें इन दोनों से एक इक्वेशन तैयार करनी है। वो इक्वेशन बनाने में हमारी मदद करेगी ये फिगर। इस फिगर को अब तुम ध्यान से देखना जरा। अगर मैं AP में से BP माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। दोबारा देखो, AP में से अगर BP निकाल दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा, 100। इसी से हमारी पहली लीनियर इक्वेशन तैयार होने वाली है। अब ज़रा ध्यान से देखो, बिकॉज AB, ये जो AB है ना, ये हमें कैसे मिलेगा, अगर हम AP में से BP को माइनस कर दें, AP माइनस BP। अब AB जो है वो है 100, ठीक है, और AP कितना है, AP कार फर्स्ट ने जो दूरी चली है वो है AP, वो कितनी है 5x, और BP कितना है 5y। तो इस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई। इसको मैं अभी अगले पेज पर ले जाके सिंप्लीफाई करूँगा। अगर ये वाला हिस्सा समझ में आ गया तो अगला हिस्सा सेम टू सेम है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने पता लगाया, यहाँ से जो कार चलेगी 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 5x, जो यहाँ से कार चलेगी उसने 5 घंटे में कितनी दूरी की 5y। ठीक है, इस वाली की डिस्टेंस AP थी, और इस वाली जो यहाँ से चली है कार उसकी डिस्टेंस कितनी है BP। ठीक, अब इन दोनों से इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा ये वाली दूरी 100 है, ये आएगी कैसे, AB, अगर हमें AB निकालना है तो AP में से BP को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो AB निकालने के लिए हमने AP में से BP को माइनस कर दिया। AB की वैल्यू जो है वो 100 है, वो रख दी, AP की वैल्यू यहाँ से 5x रख दी, BP की वैल्यू यहाँ से कितनी रख दी 5y। अब इससे हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अगले पेज पर मैं इसको करता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है मैंने इसको अगले पेज पर लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 100 तो ऐसे ही रहेगा, 5 निकाल लो कॉमन, अंदर बचा x माइनस वाई, 5 से कट गया 20 बार, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसी तरह से इक्वेशन सेकंड बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए लिखेंगे केस सेकंड। तो मैंने लिख दिया कि व्हेन दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ चलेंगी ऐसे करके, तो A से कार इस तरह से चलेगी, B से कार इस तरह से चलेंगी, और हमने मान लिया था कि वो कहाँ पे मिलेंगी, जाके Q पर। और पिछली बार की तरह से फिर से लिखेंगे डिस्टेंस। अगर आपको पिछला वाला हिस्सा समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से देखिए, पिछला भी समझ में आ जाएगा फिर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट, पहली कार ने कितनी दूरी चली,
पहली कार ने यहाँ से यहाँ तक चला है, जिसको हम ए क्यू कहेंगे। लेकिन डिस्टेंस निकालने फार्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब ये जो फर्स्ट कार है ना, इसकी स्पीड जो हमने ले रखी थी वो एक्स ले रखी थी, और दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है ना वो 1 घंटा लग रहा है। लो दिखा देता हूँ, ये देखो, दूसरे केस में टाइम 1 घंटा लग रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। और पहले केस में 5 घंटे लग रहे थे, क्योंकि ये आगे चल रही थी, ये पीछे चल रही थी, तो 5 घंटे में यहाँ पे मिली थी। ठीक है, x इंटू 1 यानी कि x आ गया। और ये जो कार फर्स्ट ने डिस्टेंस कवर की है इस बार, ये कितनी है? ए क्यू। अब आती है बारी कार सेकंड की। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए कह रहा था मैं कि फोकस से समझने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना। कार सेकंड, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार सेकंड की स्पीड है वाई, और टाइम उसको भी 1 ही घंटा लग रहा है, क्योंकि दोनों 1 घंटे के लिए चली थी एक दूसरे की तरफ। तो वाई आ जाएगा, वाई इंटू 1 कितना आ जाएगा? वाई। और ये डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? बी क्यू। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी? फिर से दोबारा से 100 से ही बनेगी। पिछली बार तो हमने ऐसे बनाई थी कि अगर ए बी निकालना है, ए बी, तो ए पी में से बी पी निकाल दो, माइनस कर दो। इस बार फिर ए बी निकालेंगे, इस बार प्लस करके निकलेगा। ए बी निकालने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू कर दिया जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, अब ए बी की जगह क्या आ जाएगा? 100, और ए क्यू की जगह क्या आ जाएगा? x, और बी क्यू की जगह क्या आ जाएगा? y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बन गई इक्वेशन सेकंड। इनको इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बड़े आराम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अब तो मैं इसमें एलिमिनेशन नहीं लगाऊंगा, अब नहीं दिखा रहा तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत दिखा चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिमाग में सोच के बताओ कि इनको प्लस करें या माइनस करें। इनका दोनों किया जा सकता है। अगर माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, और अगर तुमने प्लस किया तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो फिर y से y कट जाएगा। तो ये इक्वेशन माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। तो हमने प्लस ही कर दिया, कट गई इक्वेशन, सॉरी y से y कट गया। ऊपर में लिख भी देता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड। आप ऐसे नहीं लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इधर आ गया 2x और इधर आ गया 120। 100 और 20 जो है 120 हो गया। अब 2 से कट जाएगा 60 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। पहली कार की स्पीड पता चल गई। अब x की ये जो वैल्यू है ना, यहाँ रख दो, तो 60 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वेशन ऊपर करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की जगह हमने 60 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 100। तो जो y है वो निकल के आ गया कितना? 60 वहाँ जाके माइनस है ना, तो y आ गया कितना? 40, और x आ गया 60। तो x थी पहली कार की स्पीड और y थी दूसरी कार की स्पीड। एंड में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इज 60 एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड इज 40। अब एक चीज़ चेक कर लेते हैं। कार फर्स्ट ये थी, इसकी स्पीड हम निकाल के लाए 60, और कार सेकंड ये थी, इसकी स्पीड हम निकाल के लाए कितनी? 40। तो हमें तो पहले से ही पता था कि ये धीरे चलेगी और ये तेज़ चलेगी, तभी तो जाके यहाँ पे मिलेंगे दोनों कार एक दूसरे से। तो मैं मान सकता हूँ कि ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर फोकस के साथ समझा जाए, बार बार देखा जाए चीज़ों को, थोड़ी मेहनत अपने पास से भी की जाए, तो कोई भी सवाल आसानी से समझ में आ जाता है। उम्मीद है कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, उससे मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता तुम्हारे वीडियो लाइक करने से, ठीक है, लेकिन अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। वो उसमें क्या ना कि सब्सक्राइब करने से जितनी भी वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँगा सारी तुम्हें सबके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अब बचा आखिरी सवाल, उसे भी निपटा लेते हैं जल्दी से। चलिए खैर, अब ये है हमारी एक्सरसाइज का 3.5 का आखिरी सवाल। ठीक है, इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा, ये भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिए जरा।
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो पूरा सवाल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया आता किस तरह से है। जैसे कि हमने फ्रैक्शन वाला सवाल किया था तो उसके बारे में हमने समझा था, उसके लिए चाहिए होता है एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, तो उससे फ्रैक्शन तैयार हो जाता है। इसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया अगर चाहिए तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी किसकी, डायमेंशंस की। डायमेंशन मतलब लेंथ की और किसकी, ब्रेथ की। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। मान लिया कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स है, एंड और ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेथ को वाई मान लिया। अब अगर हमें किसी रेक्टेंगल की लेंथ पता लग जाए और ब्रेथ पता लग जाए तो फिर हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई। ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो अलग अलग कंडीशन दी हुई है उनको पढ़ लेते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन के सवाल होते हैं, हर सवाल में आपको दो केस मिलेंगे। तो अभी हम पहला केस पढ़ने जा रहे हैं। पहले केस से पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरे केस से दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला केस क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है ना रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट अगर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए जरा, लेंथ एक्स है, लेंथ को 5 यूनिट क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस का मतलब हो गया माइनस, और ब्रेथ जो है वो वाई है, ब्रेथ को इंक्रीज करना है, कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पर। एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, एरिया जो है ना वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो लेंथ को 5 यूनिट घटाने पर और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाने पर एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्यों की गई, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ की ब्रेथ में मल्टीप्लाई करके ही तो एरिया आता है। तो समझ गए ना इनकी मल्टीप्लाई क्यों की गई है। अभी इनकी वैसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्चुअल में और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैं केस फर्स्ट में करूँगा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही केस सेकंड में भी करूँगा, तो ध्यान से देखते रहना। एक्स की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो एक्स वाई, और एक्स की 3 में करेंगे तो 3x, 5 की वाई में करेंगे तो 5y, और 5 की 3 में करेंगे तो 15 माइनस प्लस माइनस एक्स वाई माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है इसलिए काट दिया, सेम साइन होते हैं ना, इक्वल टू के इधर उधर तो कट जाते हैं। अब हमारे पास आएगा 3x माइनस 5y, 15 जो है ना वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, माइनस के 9, तो प्लस का 15 और माइनस का 9, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। और इस तरह से हमारी पहली जो लीनियर इक्वेशन है वो हो गई तैयार। अगर कुछ कमी रह गई ना इसको समझने में, तो जो मैं केस सेकंड करवाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा। केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या क्या किया गया पढ़ लेते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, इस बार लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, इंक्रीज दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस बार लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है। लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को भी और ब्रेथ को भी, तो एरिया फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना, 67 स्क्वायर यूनिट। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, कितनी, 3 यूनिट, और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है, कितनी, ब्रेथ हो रही है 2 यूनिट। तो इनके इंक्रीज होने से एरिया जो है ना 67 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। एरिया कितना है, एक्स वाई, इसको 67 यूनिट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, इस बार दोनों इंक्रीज हुए हैं,
लेंथ भी और ब्रेथ भी, दोनों के इंक्रीज होने से एरिया भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एरिया XY था जो कि 67 यूनिट इंक्रीज हो चुका है। पिछले वाले में क्या था, लेंथ तो डिक्रीज हुई थी, ब्रेथ इंक्रीज हुई थी, तो उसकी वजह से जो एरिया था XY वो डिक्रीज हो गया था। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन बनी थी ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगी। ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो XY, x की 2 में करेंगे तो 2x, 3 की y में करेंगे 3y, 3 की 2 में करेंगे तो 6, XY प्लस 67, XY से XY कैंसिल, 2x प्लस 3y और 6 जो है ना उधर जाके माइनस हो गया 61। इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब ये तुम्हारी दो लीनियर इक्वेशन तैयार हो चुकी हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को जो 4 मेथड सिखाए हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, किसी भी मेथड से जो तुम्हें आसान लगे उससे सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया था कि जो मर्जी है उस मेथड से सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करके XY की वैल्यू निकल जाएंगी और XY की वैल्यू निकलते ही डायमेंशंस का पता लग जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये सवाल रेक्टेंगल के एरिया के बारे में था। किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो पहले हमें चाहिए कि लेंथ और ब्रेथ, फिर लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एरिया। फिर जैसा जैसा क्वेश्चन में किया वैसा वैसा हमने कर दिया कि लेंथ को घटा दिया, ब्रेथ को बढ़ा दिया, तो एरिया घट गया, इक्वेशन तैयार हो गई। जैसे ये हुआ केस फर्स्ट में, ऐसे ही सेकेंड में हुआ। दो इक्वेशन बना दिए मैंने। सॉल्व करने का काम तुम्हारा है। पूरे चैप्टर में मैंने तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना ही सिखाया है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो गया है। समझ में आ जाता है तो लाइक ज़रूर करा करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 काम हर वीडियो में ज़रूर किया करो। थैंक यू।